आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में हमने बात की थी अभी तक हमने सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो खत्म कर लिया था, लेकिन बस उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही थी। अभी आज भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलेगी एंड मे भी शायद कल की आधी क्लास भी इसमें लगे। ठीक है, अच्छे से करना है। जो क्लास में हम लोग कर रहे हैं ये इस बात की तो गारंटी है कि उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इन सब बातों के साथ में अपनी क्लास की प्रैक्टिस आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको 8 एग्जांपल करा दिए थे शायद, कितने 8 एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए थे। तो फटाफट से अब लिखेंगे नेक्स्ट वाला एग्जांपल। और ये एग्जांपल कहीं से नहीं, ये मैं आपके बड़ी कर दीजिए, स्क्रीन थोड़ी और बड़ी कर दूं, मैं बड़ी कर देता हूँ। सर आप अपने वाला पोर्शन छोटा छोटा। हाँ सर, हम आपको देखना नहीं चाहते, बस बस बहुत हो गया। ठीक है तो एग्जांपल नंबर 8 तक हमने क्या किया, क्वेश्चंस कवर किए। वो बेटे ध्यान रखना, जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर एग्जांपल बोल बोल के आपको कराऊंगा वो सारे सारे स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं या एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ सकता, मैं समझ सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। आज की क्लास में आप दो चीज देखो बस, एक तो कि हम लोग करते कैसे कैसे हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात बेटे, मैं अभी ना जैसे हर क्लास में क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट हमेशा रिवाइज करा, तो आप थोड़ा सा सुनेंगे तो शायद आपकी बात भी बन जाएगी। ठीक है, वैसे AS2 वही है हमारा जो हमने फाउंडेशन में पढ़ रखा है, इन्वेंटरी, उसी को हम यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम देते हैं। तो आइए बेटा एक छोटा सा रिकॉल हम लोग ले रहे हैं, क्विक रिकॉल। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि पहले ना हमेशा प्रैक्टिस से पहले अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, क्योंकि आप अगर अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे तो उस कॉन्सेप्ट से ना आपकी सारी चीजें एकदम क्लियर रहेंगी। और क्वेश्चन सारे के सारे वही हैं जो कॉन्सेप्ट के बेस है। तो सबसे पहले तो आप है ना बिल्कुल भी कोई भी बच्चा वीडियो ऑफ नहीं करेगा। देखो बेटे मैं क्विक रिकॉल कर रहा हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में ये 6 हेडिंग है जिसमें पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर है ना, हमने इसको पढ़ा था। सबसे पहली बात, इन्वेंट्री का मतलब क्या है। दूसरी बात, इन्वेंट्री का स्कोप क्या है, किस पर अप्लाई होता है और किस पर अप्लाई नहीं होता है। तीसरा हेडिंग हमने पढ़ा था वैल्यूएशन, और चौथा हेडिंग ये था कि भाई कॉस्ट किसको कहते हैं, और पांचवा हेडिंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू किसको कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा था इसकी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट। जरा देखना फटाफट से, इन्वेंट्री का मतलब क्या है, एन एसेट्स हम किसको बोलेंगे, इन्वेंट्री एन एसेट्स हेल्ड किसके लिए, फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये हेडिंग किसके लिए था, टेक्निकल डेफिनेशन में फिनिश गुड्स के लिए। और इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बेटे, और किसके लिए हेल्ड कर रखी है हमने एसेट्स को, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, वो भी इन्वेंट्री होता है जी। यानी ये पॉइंट किसके लिए कहा था, हमने डिस्कस किया था काफी लंबा छोड़ा, ये वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। वेरी गुड। और किस चीज के लिए एसेट्स हेल्ड कर रखी है, ये फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फॉर सर्विस ऑफ सेल। जैसे मैं सर्विस सेल करता हूँ तो मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, व्हाइट पेपर, ताकि मैं उसको प्रिंट निकाल के बच्चों को नोट्स दे सकूं, टेस्ट ले सकूं। फॉर कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन, बुक जो छाप करके दे रहे हैं उनके लिए रॉ मटेरियल पेपर हो सकता है, या प्लास्टिक की चीज बना करके कुछ दे रहे हैं तो उनके लिए रॉ मटेरियल छोटा छोटा प्लास्टिक का बारदाना हो सकता है। ठीक है, अदर देन मशीनरी, स्पेयर, सर्विसिंग इक्विपमेंट, वो वाले जिसको AS10 ने नहीं पकड़ा, वो वाले स्पेयर पार्ट्स भी यहाँ पर आएंगे। ये अमेंडमेंट आई थी, मैंने आपको बताया था। अगली बात हमने की थी कि भाई किस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, और किस पर नहीं लगेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने वाली बात थी वो क्या थी, नंबर 1, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। भाई ठीक है, बिल्डर के लिए बिल्डिंग बनाकर बेचना, बिल्डिंग उसके लिए फिनिश गुड्स है, लेकिन जो बिल्डिंग आधी अधूरी है उस इन्वेंट्री की बात यहाँ पर AS2 में नहीं बताई जाती है। उसके लिए अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, वो सिखाएगा उसके बारे में। तो घर में जब कोई बात मम्मी ने बोल दी तो पापा बोलते हैं क्या, नहीं। तो जब AS7 ने कोई बात बोलती है तो AS2 कुछ बोलेगा क्या, कुछ भी नहीं, चुपचाप से कहेगा ओके जी। नेक्स्ट, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, उस पर तो लगेगा ही नहीं। शेयर या स्टॉक ब्रोकर, उस भाई शेयर ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर के लिए इन्वेंट्री क्या है, शेयर्स और उनका स्टॉक, लेकिन उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने बना के हम बात बता रहे जी। और AS13 उसको पकड़ते नहीं, जिसमें शेयर्स की अकाउंटिंग सिखाई जाती है। नंबर 4 पॉइंट, नेचुरल प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूसर, ध्यान रखना ये बात किसके लिए बोलो, ये बात है ना किसानों के लिए। आजकल धरना चल रहा है ना, तो सोचो जरा वो सब जो धरने में बैठे हैं वो कौन है बताओ, वो लोग हैं जिन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं लगेगा। कौन है वो लोग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं लगेगा।
और जिस बात के लिए धरना चल रहा है कि वो मंडी में वो खरीदेंगे उनसे अनाज, तो जो मंडी में जो बैठे हैं वो कौन है? वो मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो प्रोडक्शन नहीं करते, किसान है जो गन्ना और ये खेती सब ये सब अन्न उगाएगा, है ना, प्रोडक्शन करेगा, उस पर AS2 नहीं लगेगा। हाँ, किसानों से जो खरीदेंगे वो कौन है? व्यापारी, उन पर AS2 लगेगा। नेक्स्ट, लाइव स्टॉक, जैसे मदर डेयरी के लिए लाइव स्टॉक क्या है? फिनिश गुड्स, सॉरी फिक्स एसेट्स। लेकिन जिनका काम पशुओं को खरीदना बेचना है उनके लिए पशु क्या है? उसके लिए पशु क्या है? गुड्स हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि AS2 कह रहा है कि भाई हमने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं इस पर लग पाएंगे। क्यों नहीं लग पाएंगे बताओ? क्योंकि उसकी कोस्ट पता ही नहीं चल सकती। बचपन से एक पशु बड़ा हुआ, आज तक उस पर कितनी कोस्ट लगी हम बता ही नहीं सकते, कभी लगा ही नहीं सकते कोई हिसाब किताब। फिर NRV उसकी कैलकुलेट नहीं कर सकती। कोई भी गाय भैंस कितने रुपए में बिक जानी चाहिए, इस बात का कोई भी पैमाना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं है। हालांकि इसके लिए एक फॉरेन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS 41 है, जो हमारे यहाँ पर आ चुका है CA फाइनल में, वहां पर ये चीज सिखाई जाती है। अगली बात बेटे हमने क्या की थी? अगली बात हमने की थी ये वाली कि वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन। बेटे ये सबसे ज्यादा काम आने वाली बात है क्वेश्चन में, तो इसको जरा ढंग से रिवाइज करना। आप ये समझ लो आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की लगभग लास्ट क्लास है, लास्ट बार हम ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद मैं तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज करा पाऊंगा, ध्यान रखना। फिर तो हमारे क्वेश्चन ही खत्म है, क्वेश्चन की आधे की प्रैक्टिस हो गई, आधे हो रहे हैं। इन्वेंट्रीज दो तरह के होते हैं जी, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, और इधर रॉ मटेरियल, तीन तरह के होते हैं। फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का एक तरह से वैल्यूएशन होता है। फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का एक ही तरह से वैल्यूएशन होता है बेटे, किस तरह से? कोस्ट और NRV विच एवर इज लेस। तो फिनिश गुड्स की कोस्ट और NRV जो दोनों में से कम है, यही बात बेटे वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। आपको पता है मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में कुछ बताया था, क्या बताया था बताओ जल्दी? देखो लास्ट क्लास में क्वेश्चन मैंने आपको लिखाने से पहले मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, जो आपने जाके शायद रिवाइज नहीं भी किया होगा। NRV, मैंने आपको NRV लिखवाई थी कि NRV कहते किसे हैं। मैंने आपको कहा था बेटे फिनिश गुड्स के लिए NRV क्या है? कितने में फिनिश गुड्स बिक सकता है और उसे बेचने में कितने का खर्चा होगा, तो नेट कितने जेब में आएंगे, नेट रिलाइज कितने होंगे, NRV नेट रिलाइजेबल वैल्यू। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हमें सिर्फ सेलिंग एक्सपेंस ही नहीं घटाने हैं, हमें एक और चीज घटानी है। क्योंकि बेटे कोई भी गुड्स बिकेगा आधा अधूरा नहीं बिकेगा। आप गए हो कभी दुकान पे कि जो आधे कच्चे चावल, आधे पके हुए हो और आधे कच्चे हो, ऐसे चावल दे दो, मतलब ही नहीं। या तो कच्चे चावल देगा या पके पकाए चावल देगा, आधे अधूरे चावल कोई नहीं जाता जी खरीदने। तो जब भी बिकता है वो कौन सा बनता है? कौन सा बिकता है? पूरा फिनिश गुड्स होकर के बिकता है। और बेचने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा बोलो? कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस के वैल्यूएशन में नेट रिलाइजेबल वैल्यू के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस के साथ घटाना होगा। क्या घटाना होगा? एस्टिमेटेड कंप्लीशन एक्सपेंस भी घटाना होगा। क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं, क्योंकि वहां पर कंप्लीशन होकर ही बिकेगा। प्रिंस बेटा वीडियो ऑन करो, शानू आओ जी। अब बात करते हैं किसकी? रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन इस बात पे डिपेंड थी कि भाई फिनिश गुड्स जो है वो लॉस तो नहीं जनरेट कर रहा। लॉस कैसे जनरेट करेगा जी? अगर उसका सेल्स प्राइस उसकी टोटल कॉस्ट से कम होगा। और अगर लॉस जनरेट कर नहीं रहा है, वो कब होगा? जब सेल्स प्राइस उसके बराबर, ये वाला बराबर या उससे ज्यादा होगा। तो ये कहते हैं कि अगर बराबर या उससे ज्यादा है तो रॉ मटेरियल किस पे आएगा? एट कॉस्ट। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन की बात हो रही है, रॉ मटेरियल जितने में खरीदा था उतने पर आएगा। और अगर मान लिया ये लॉस जनरेट कर रहा है तो यहाँ पर वैल्यूएशन कितने पे होगा? रॉ मटेरियल का लोअर पे होगा। लोअर का मतलब है लोअर ऑफ किसका? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस। क्लियर? नेक्स्ट बेटे इसके हमने कुछ एग्जांपल भी किए थे। आइए जी, फिर हमने क्या बात की थी? कॉस्ट का मतलब क्या है? ध्यान रखना क्वेश्चन सारे इसी पे बेस्ड हैं। कॉस्ट का मतलब जो जेब से गया और वापस नहीं है, दैट इज आवर कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट में ये चीजें शामिल नहीं होंगी। एबनॉर्मल कॉस्ट, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट,
और इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट। लेकिन इसका मैंने कल आपको एक एक्सेप्शन लिखाया था, लिंक करना है सारी बातों को, तभी मजा आएगा क्वेश्चन में। मैंने आपको लिखाया था AS16 ने अगर बोल दिया, अगर AS16 ने बोल दिया, ये अंदर की बात है, अगर AS16 ने बोल दिया कि ये वाला, ये जो इन्वेंट्री है ये क्वालिफाइंग असेट्स है, तो उस पर जो बोरोइंग कॉस्ट आएगी वो कैपिटलाइज होगी, उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। कॉस्ट में क्या चीज है जो शामिल नहीं होगा, उसके बाद में कॉस्ट में क्या क्या चीजें हैं जो शामिल होंगी भाई, परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट, जो भी कॉस्ट इसको यहाँ पर लाने के लिए खर्च की गई है वो सारी शामिल होगी इसमें। बेटा रिकवरी रेट हमारे लिए मेन था। सर हाँ सर AS16 ने क्या बोल दिया, मतलब कि ये ऐड होगी? AS16 ने बोल दिया था अगर वो वाली इन्वेंट्री हुई जो क्वालिफाइंग है तो उसमें ऐड होगी, ठीक है। ओके सर। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, समय नेट आ गया तुम्हारा, चलो बेटे ये कॉस्ट तब शामिल होगी जब क्वालिफाइंग असेस के लिए हो। नेक्स्ट, यहाँ पर जो अदर कॉस्ट है बेटे वो रिकवरी रेट, उसमें रिकवरी रेट के बेस पे होगी, और रिकवरी रेट के लिए हायर से डिवाइड कर, खत्म है ये तो, कल खत्म हो चुका था, क्वेश्चन चल रहे हैं बस। लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस से पहले जरूरी है कि हम उसको कॉन्सेप्ट को हमेशा रिवाइज करके बैठे, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से घूमेगा कुछ नहीं कह सकते, फिर बाद में लिंक नहीं बनता। इधर बात करते हैं जी किसकी, स्टैंड कॉस्ट की। अब बेटे कॉस्ट के केस में जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, सबसे पहले हमेशा कौन सी कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी बताओ, स्टैंडर्ड कॉस्ट की। किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट की। स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग जब उसके एक्सपर्ट हैं तो उनकी बात क्यों नहीं मानते हो, पहले उनकी बात सुनो। अगर उन्होंने कहा कोई कॉस्ट निकाली है तो वो तो कोर्स इस बात का कर रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो हम देखेंगे क्या वहां पर रिटेल प्राइस टेक्निक लग सकती है। रिटेल प्राइस टेक्निक मतलब क्या वहां पर सभी गुड्स पर एक जैसा मार्जिन है, क्वेश्चन में जीपी रेशो बता रखा है। अगर बता रखा है तो आपके लिए तो मजेदार है, सेल में से सीधा सीधा जीपी घटा दो तो तुम्हारे हाथ में कॉस्ट आ गई। अगर ये भी अगर नहीं स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं दे रखी होगी तो सेल में से हम रिटेल प्राइस घटा देंगे। मैं यही कह रहा हूं, सबसे पहली प्रायोरिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट लगाने की, और दूसरी अगर ये दोनों नहीं दी प्रायोरिटी तो फिर एक्चुअल कॉस्ट घटाएंगे। हाँ रिटेल प्राइस की। रिटेल प्राइस भी नहीं हो सकता, तब हम भागेंगे किसकी तरफ, एक्चुअल कॉस्ट की तरफ। कहाँ गया जी एक्चुअल कोस्ट, कहाँ गया जी एक्चुअल कोस्ट, हमने लिखा था ये रहा। और एक्चुअल कोस्ट मतलब खुद बैठ के निकालेंगे। जब खुद बैठ के निकालेंगे तो रॉ मेटेरियल के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है क्या या नहीं है। अगर नहीं है इंटरचेंजेबल यानी स्पेसिफिक है मेथड वहां पर, अगर इंटरचेंजेबल है तो ही फीफो या वेटेड एवरेज, ज्यादा नहीं, सिर्फ फीफो और वेटेड एवरेज। देख रहे हो मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, आज भी जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, रिवाइज करने के बाद में समझ में आता है कि हाँ यार ये रिवाइज करना कितना जरूरी था। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं लग रही है, अगर मैं बात करूं रिटेल प्राइस टेक्निक भी नहीं लग रही है, तब जाके हमें एक्चुअल कॉस्ट पर आना है, खुद बैठ के कॉस्ट निकालनी है। उसके अंदर रॉ मेटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। फिर बात करता हूं यहाँ पर कन्वर्जन कॉस्ट के साथ में अदर कॉस्ट भी आ रही है हमारी, कौन सी, जो ब्रिंगिंग टू द प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, वो क्या है बेटे, इनडायरेक्ट रिकवरी रेट के बेस पर, यानी कि डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी दोनों आ रही है यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर रॉ मेटेरियल में हमें देखना है सबसे पहले स्पेसिफिक मेथड लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है तो हम जनरल मेथड लगाएंगे, वहीं पर फीफो या वेटेड एवरेज लगता है। और ये पैसे कैसे पता चलता है, इंटरचेंजेबल गुड्स हैं या नहीं। चलिए जी कॉस्ट भी हो गई, सब कुछ हो गया, एक एनआर भी हमने पढ़ी ली है। लास्ट में बस एक बात रह रही थी अपनी, एक तो रिप्लेसमेंट प्राइस और एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। रिप्लेसमेंट प्राइस किसके लिए कैलकुलेट होती है, रॉ मेटेरियल के लिए वैल्यूएशन के पर्पज से। जब फिनिश गुड्स जो उसके पिताजी हैं दुखी हो रहे होते हैं तो ये किस पे वैल्यूएट होता है, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस व्हिचएवर इज लेस पर। रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब होता है आज की डेट में अगर हम खरीद कर कोई नया गुड्स इसकी जगह लाएं तो वो कितने का आएगा, करंट परचेज प्राइस। लास्ट बात है बेटे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। कहते हैं यहाँ पर आपको इन बातों को जरूर बताना होगा। AS2 कहता है इन्वेंट्री के बारे में आपको ये वाली बातें बतानी जरूरी है। कौन कौन सी, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कि भाई कितने का
कि कौन सा मेथड लगाया कॉस्ट का, ठीक है, फिर उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, क्लासिफिकेशन कितने तरह की इन्वेंट्री है और इसकी बुक्स में क्या वैल्यू है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन लिखूंगा फटाफट स्क्रीन पे। हाँ बेटा लिखना शुरू करें, फिर अगला क्वेश्चन। आइए जी, एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद में अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 नेट है, हाँ है, मुझे लगा मैं भी गायब हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9, ये बेटा ईयर है, हमारे एग्जाम के हिसाब से जो ईयर आएगा मैं उसी को ले रहा हूँ। 1 अप्रैल 2020 आपका नवंबर अटेम्प्ट है, यानी कि 19 एग्जाम में आएगा, 19 से लेकर के 31 मार्च 2020 ये बैलेंस शीट की डेट है। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है बेटे कि यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है, सर ये एग्जाम्पल 9 है ना? हाँ जी एग्जाम्पल 9 है, क्योंकि 8 तक तो हमारी सीरीज हमने कल तक बना ली थी। आइए जी बेटे, यहाँ पे 5000 एसी, क्या एयर कंडीशनर 5000 एसी स्टॉक में है। और जी बैलेंस शीट की डेट पर एक बात सामने आई कि भाई फिक्स कमिटमेंट है, ऑफ सेल्स की सेल हो जाएंगे ऑफ 1000 एसी, कि भाई कहीं पर फिक्स कमिटमेंट है, एसी 1000 बिक जाएंगे 101%। इस बात की किसी से फिक्स कमिटमेंट है, वो करेगा, मतलब एग्रीमेंट हो चुका है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, पक्का होगा ही होगा। अच्छा कब कब होगा जी? इन अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 में फिक्स कमिटमेंट है कि बिक जाएंगे एसी। किसी ने कहा है कि मैं अप्रैल में खरीदूंगा, उसने एग्रीमेंट भी कर रखा है। चलो जी फिर क्या कहते हैं जी, फिर कहते हैं जी ये कि और कितने बिक जाएंगे, एट द रेट ऑफ 15,000 रुपीज पर एसी वो बिक जाएंगे। हाउ एवर जनरल सेल्स प्राइस, क्या कहा, हाउ एवर जनरल सेल्स प्राइस ऑफ जनरल सेल्स प्राइस ऑफ एसी इज इक्वल टू 9500 रुपीज पर एसी। और एक बात और कही है, क्या, कॉस्ट पर एसी इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 10,000 रुपीज पर एसी। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज पर AS 2। मैं वेट कर रहा हूं जी,
कौन है वो सबसे होशियार बच्चा, देखे। करो जी। सर ये नीचे जो है ये 10,000 कॉस्ट है एक एसी की। हाँ जी, हाँ जी, 10,000 कॉस्ट। सर 9,50,000। 9,50,000 पता नहीं, अभी निकालूंगा। सर इसमें वही लगेगा ना, फिक्स फिनिश गुड्स वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। करो 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 पहले। कराऊं? बाकी बच्चों ने ट्राई कर लिया तो मैं चलूं, सर शुरू करूं? 47,50,000 आ रहा है मेरा तो, क्योंकि सर आओ मैं करता हूं। नहीं नहीं शुरू करें? आइए जी, अब मेरे साथ कीजिए आंसर। सर स्क्रीन मुझे ही बिलर दिख रही है, सबको दिख रही है बिलर से। बेटे बाकी बच्चे भी बताना। सिर्फ ठीक आ रही है। आओ जी, लिखो पहले स्टेटमेंट showing calculation of inventory value as per AS2। AS2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की कैलकुलेशन। बेटा देखो यहाँ पे दो फिनिश, सबसे पहली बात बताओ, ये जो एसी है, एसी फिनिश गुड्स है या रॉ मटेरियल? मुझे बताओ। एसी इज फिनिश्ड गुड्स। बोलो बेटे, एसी रॉ मटेरियल तो नहीं होता, ये बात तो पक्का है सबको? पक्का? चलो, ये वैल्यू किस पे होगा? वैल्यू कैसे आएगी? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, इन दोनों में से कोई भी कम होगी उस पर आएगी, इन दोनों में से कम। अब सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर? नंबर 1 कॉस्ट की बात कर लेते हैं। क्या हमें कॉस्ट पता है? बिल्कुल पता है जी। भाई कितनी क्वांटिटी है बताओ जी, कितनी क्वांटिटी है? 5,000 एसी है क्वांटिटी। और कॉस्ट क्या है जी? कॉस्ट पर यूनिट कितने का खरीदा था जी? 10,000। 10,000। हाँ जी, 10,000 रुपए पर क्वांटिटी इसकी बन गई कॉस्ट। तो कितने रुपए हो गए जी? मल्टीप्लाई करना जरा, कैलकुलेटर कहाँ रखा है मेरा? ये तो 50 लाख। 50 लैक्स। लो भाई, प्रिंस ने बताया 50 लैक्स। सर 5 करोड़ हो रहा है। अच्छा, 5 50 0 फिर 0 फिर 0 0 0
500 लाख यानी कि 5 करोड़, 5 करोड़ रुपए। नंबर एक बात कॉस्ट है ये। नंबर दूसरी बात, और नंबर 2 एनआरवी क्या है जी? एनआरवी जरा देखें तो सही, एनआरवी कितनी आ रही तुम्हारी, कोई बताएगा मेरे को? एनआरवी बताओ बेटे। सर 4,75,00,000। समय, शानू, इसने तो बता दी। आओ जरा सुनो ध्यान से बेटे, 1000 जो क्वांटिटी है उनका तो हमें पता है, क्या पता है? उनका प्राइस फिक्स है, कमिटमेंट हो चुकी है, वो तो 15 की जाएंगी। सब 5,50,00,000 आ रही है मेरी को। तो एक सर ये 1,000 क्वांटिटी के लिखी आपने, 10,000 है ना वो बेटे तो। 1000 क्वांटिटी का तो कमिटमेंट अलग है, जो 4000 हाँ क्वांटिटी है उनका कमिटमेंट एकदम अलग हो गया ना, टोटल 5000 में से। ये नॉर्मल सेल्स प्राइस जिसके लिए कोई फर्म कमिटमेंट नहीं है कि कितने का बिकेगा, तो भाई नॉर्मल सेल्स प्राइस पर नेट रिलाइजेबल वैल्यू मार्केट में कितने का बिकेगा, कितने का खर्चा होगा घटा के नेट, तब देखी जाएगी जी। बताना बेटे इसका टोटल 9500 मल्टीप्लाई करके बताओ। 9500 इंटू 4000, सर ये कैसे कर 380। 3,80,00,000। Yes. सर ये 1,000 इंटू 15,000 कहाँ से आए? अभी देखो मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा था वहां पर, कि इनके लिए फर्म कमिटमेंट है कि अप्रैल में ही बिकेंगे इतने का, किसी से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो चुका होगा, तभी तो बोल रहे होंगे भाई फिक्स कमिटमेंट है सेल का। 1000 एसी का तो तय हो चुका है, वो लेके जाएगा फलाना हमारा जो कस्टमर है। समझे कि नहीं? पक्का? लेकिन 31 मार्च को है तो वो गोडाउन में ही, इसलिए हमें उसे स्टॉक की बात है। सेल अभी बिल नहीं कटा, बिल कट गया होता तो मैं आ जाता उस पर, किस पर? सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे, लेकिन अभी बिल नहीं कटा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगली बातें करते हैं। तो टोटल कितना हो गया जी? 0 0 0 0 0 0 3 5। हाँ बेटा, अच्छा एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई है ये कि हमें जो करनी है वो आइटम बाय आइटम करनी है, और हमने कर दी है टोटल में। कैसे सर? जरा आओ एक बार, रुकिए। 1000 क्वांटिटी की अलग निकलेगी और जो 4000 क्वांटिटीज है उनकी अलग निकलेगी। जरा आइए एक बार करना मेरे साथ में। हमने आइटम बाय आइटम इंडिविजुअल बेसिस नहीं किया हमने, तो हमें इंडिविजुअल बेसिस पे ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा सा हमारा ये दोबारा करना होगा हमें। जरा देखो, सबसे पहले निकालो 1000 क्वांटिटी की, उनकी कॉस्ट और उनकी एनआरवी, विच एवर इज लेस करो, फिर करो 4000 क्वांटिटी की। जरा करना बेटे, अमाउंट अलग आएगी। करो जी। ए फॉर 1000 क्वांटिटी, इनकी वैल्यू अलग निकाली जाएगी। बेटे इनकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट बाई 1000 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई कितने की है कॉस्ट? 10,000 रुपीज की। तो इनकी कॉस्ट क्या है जी? यहाँ पर कॉस्ट है इनकी 1000, 10,000, 100 लाख, 1 करोड़। और एनआरवी, एनआरवी क्या है? 1000 मल्टीप्लाइड बाई, इनका तो कमिटमेंट क्या है बेटे? 15,000 का है, इज इक्वल टू 15,000 हजार, यानी कि 150 करोड़, 150 लाख सॉरी, यानी 1.5 करोड़। दोनों में से कम क्या है बेटा? 1 करोड़। पहली तो वैल्यूएशन ये आ गई।
सबसे पहली। फिर बात करेंगे किसकी, बी पार्ट, 4000 क्वांटिटी, क्योंकि बेटे हमें फिर इंडिविजुअल आइटम बाय आइटम निकालनी पड़ेगी। नंबर 1 कॉस्ट, कॉस्ट कितने की है जी, 4000 क्वांटिटी की। भाई कॉस्ट तो पर यूनिट सेम है सबकी, 10,000, यानी कि 4000 0 और 1000, यानी 4 करोड़। और नंबर 2 एनआरवी, नेट लेजिबल वैल्यू। पता है बेटे इनकी एनआरवी तो फर्म कमिटमेंट है, 4,000। अच्छा इनकी थोड़ा फर्म कमिटमेंट है, इनकी तो नॉर्मल वाली होगी, इनटू 9500, कितना हो गया, 3,80,00,000। 3,80,00,000। ये इसकी वैल्यू आ गई। टोटल स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई, 4,80,00,000। 4,80,00,000। ये है जी हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। गलती मत कर देना, आइटम बाय आइटम करना है। सर आपने ये जो बोला था कि स्टडी मटेरियल के वो कर लेना सर, वो तो नहीं करे थे सर। कर लो कोई बात नहीं, मैं तो कराऊंगा ही। आओ जी नेक्स्ट एग्जांपल। ये हमारा कौन सा एग्जांपल था, जो हम ये एग्जांपल कर रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में? हाँ हाँ सारे क्वेश्चन में तुम्हें वही करा रहा हूँ, चिंता मत करो। इसलिए इसी वजह से तो मैं कह पाता हूँ कि क्लास में से एज इट इज करा हुआ आएगा, क्योंकि मैं सारे क्लास में कराता हूँ। करें क्या शुरू, चले आगे। आओ जी अब है हमारा एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10। लो जी एक क्वेश्चन है, ये एक ईयर है जो हमें दे रखा है, 1/4/2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक जो हमारे एग्जाम में ईयर मिलेगा। नहीं, हमें मिलेगा 20 और 21 वाला, 2020 और 2021। बेटे यहां पर इधर एक तो हमें दे रखा है क्या, ओपनिंग में स्टॉक दे रखा है। बेटा ओपनिंग स्टॉक में एक तो हमें बेटा दे रखा है क्या, फिनिश्ड गुड्स, और फिर दे रखा है हमें क्या, रॉ मटेरियल। और इसमें हमें क्या बता रखी है बेटे, क्वांटिटी बता रखी है कि इतने किलो तो फिनिश गुड्स है और इतने किलो रॉ मटेरियल। कितना कितना जी, 1000 केजी तो ये है और 1100 केजी ये है, और इसकी वैल्यू में दे रखी है 25,000 रुपए की, और ये 11,000 की। अब क्वेश्चन ये कहता है कि भैया साल भर में हमने ना परचेज किया, ड्यूरिंग द ईयर परचेज, क्या परचेज किया जी, हमारी कुछ क्वांटिटी है जो हमने खरीदी, और कितने रुपए में खरीदी ये हमें दोनों चीज बता रखी है। खरीदी गई थी जी 10,000 क्वांटिटी, 1,00,000 रुपए में खरीदी गई। कितने में खरीदी गई बेटे, 1,00,000 रुपए में खरीदी गई।
नेक्स्ट, और हमें क्वेश्चन ने बताया कि भाई हमारी ना साल भर में जो लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, हमारा जो लेबर वाला खर्चा है वो हमें बता रखा है 76,500। और हमें क्वेश्चन ने क्या बता रखा है जी, और हमें बता रखा है ओवरहेड्स, हमारे साल भर के जो खर्च हुए हमें क्वेश्चन ने वो भी दे रखे हैं। और ये क्या है, ये ओवरहेड्स वाले बता रखे हैं जो फिक्स है 75,000 रुपए की। आओ जी नेक्स्ट, अगली बात हमें बता रखी है क्वेश्चन ने क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, और बेटे क्लोजिंग स्टॉक में हमें क्या क्या चीज बता रखी है जी, हमें बता रखी है क्वांटिटी, और हमें बता रखी है यहाँ पर अमाउंट, तो हमें पता नहीं है, वो तो हमें निकालनी है। फिनिश गुड्स की 1200 क्वांटिटियां हैं, कितनी है 1200 केजी। क्वांटिटी कैसे बता रखी है हमें, केजी में। अमाउंट हमें खुद निकालनी है, इधर 900 केजी हमें बता रखी है रॉ मटेरियल की, अमाउंट हमें खुद निकालनी है। एक हिंट हमें दे रखा है कि जो फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स का सेल प्राइस दे रखा है हमें कि बिक जाएगा 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, इसका सेल्स प्राइस क्वेश्चन हमें बता रखा है। एक लास्ट बात बता के मैं आपका डाउट लेता हूं, हमें ये तो बात है किसके लिए, फिनिश गुड्स के लिए। अब हमें जो बता रखा है वो बेटे रॉ मटेरियल के लिए रिप्लेसमेंट प्राइस, आरपी मतलब रिप्लेसमेंट प्राइस, हमें निकालनी है वैल्यू। रिप्लेसमेंट प्राइस जो हमें बता रखा है बेटा वो है 9.5 रुपए, 9 रुपए 50 पैसे पर केजी। मैं फिर आगे लिखाना शुरू करूंगा, एक बार डाउट ले लेता हूँ, क्या करूँ समय। सर ये जो परचेज है बीच में, सर ये किस चीज की परचेज है, फिनिश गुड्स की या रॉ मटेरियल की परचेज है ना? रॉ मटेरियल तो सर ये केजी में ही होगी ना? हाँ जी, फिनिश गुड्स भी केजी में है, रॉ मटेरियल भी केजी में है। आइए बेटे क्वेश्चन ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, आगे कुछ लाइन में पैराग्राफ में लिखा है, कह रहे एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर was 15,000 kg of finished goods। जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है साल भर का वो कितने का है, 15,000 केजी। ड्यू टू फॉल इन मार्केट डिमांड, सेल्स प्राइस ऑफ finished goods due to fall in market demand, sales price of finished goods was 20 rupees per kg, जो अभी हमने ऊपर लिखा, and replacement price at the rate of 9.5 रुपए, जो हमने ऊपर लिखा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, किस बात के नंबर देगा, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैं आपको पहले मौका दे रहा हूं कि आप लोग पहले इसको करेंगे, क्वेश्चन को क्लियरली विजिबल है, कोई डाउट नहीं तो मैं जूम करूं, फ्रेंड्स क्लियरली विजिबल है नहीं? सर ये रिप्लेसमेंट प्राइस है ना, ये आरपी। हाँ जी, मैं अभी करता हूँ, जूम करता हूँ।
ठीक है, ओके, बता दिया करो बस, है ना, जरूर बताया करो बेटे। आगे बढ़ो, पहले आप लोग करोगे फिर मैं करूंगा, पहले तुम करोगे फिर मैं करूंगा। कभी कभी पूरा का पूरा तुम्हारा कॉस्टिंग का रोल है यहाँ पे। कह दो कि तुमने कर लिया। मैं वेट कर रहा हूँ। कर लिया शानू प्रिंस समय। मुझे क्यों लग रहा है सब बच्चे सो गए। प्रिंस, शानू, शुरू करें। जी सर। प्रिंस आ जाओ जी। बेटा ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या क्या कहा, दोबारा से पढ़ो मेरे साथ। वो कह रहा है कि भाई हमें एक चीज बता दो, क्या क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू कितनी है स्टॉक की। बताओ बेटे वैल्यू स्टॉक की कौन कौन सी है। एक तो फिनिश गुड्स और एक रॉ मटेरियल। चलो आओ एक स्टेटमेंट बनाते हैं पहले। पता है हमारी एक बड़ी खराब आदत होती है कि हम ना पहले मुश्किल चीज को पहले खुद करना चाहते हैं, मुश्किल चीज को, जबकि हमें क्वेश्चन में पहले ना आसान चीज को ढूंढना चाहिए। और आसान चीज ये है कि पहले ना फॉर्मेट बना लो जो बड़ी आसानी से बन जाएगा। स्टेटमेंट showing inventory valuation। as at 31st March 2021। बताओ बेटे नंबर 1 किसके लिए होगा, बोलो। फॉर फिनिश्ड गुड्स। और इसमें क्या होगा जी, कॉस्ट और एनआरवी, जो दोनों में से कम है। और इधर इसके लिए नंबर 2 फॉर रॉ मटेरियल। इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे करेंगे।
शुरू करें जी। आइए जी, तो सबसे पहले फिनिश गुड्स की बात करते हैं। बेटे यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है फिनिश गुड्स की, कोई बताएगा मेरे को? क्वांटिटी कितनी है जो बची हुई है फिनिश गुड्स की? भाई मुझे रिप्लाई चाहिए। देखो अब साथ साथ अब एकदम बिल्कुल एक्टिव होके तुरंत रिप्लाई करेंगे सारे सारे बच्चे, जल्दी बताओ। 1200 क्वांटिटी किसकी है? फिनिश गुड्स की। यानी कि मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं यहाँ पर 1200 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूं कॉस्ट पर यूनिट से, तो मेरी टोटल कॉस्ट मेरे हाथ लग जाएगी। और मैं इन्हीं 1200 क्वांटिटीज को ही मैं मल्टीप्लाई कर दूं एनआरवी पर यूनिट से, तो मेरी एनआरवी हाथ लग जाएगी। बेटे एनआरवी तो मुझे पता है, एनआरवी तो मुझे पता है ये 20 रुपए का बिक सकता है सेल्स प्राइस। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करके पहले इसको तो लिख दूं जो मेरे हाथ में है, 24,000 की एनआरवी मेरे हाथ में है। अब मुझे निकालनी है कॉस्ट, कॉस्ट वो भी कौन सी? पर यूनिट। चलिए जी निकालते हैं जी। लेकिन जरा रॉ मेटेरियल, हाँ रॉ मेटेरियल की बात भी देखते हैं। रॉ मेटेरियल में मेरे को क्या चाहिए कि क्या फिनिश गुड्स का सेल्स प्राइस। बेटे इसकी वैल्यूएशन किस पे डिपेंड करती है? सारी की सारी बात अब फिनिश गुड्स की कॉस्ट पे आके रुक गई। जब फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट मुझे पता चलेगी पर यूनिट की, तो मेरा फिनिश गुड्स के स्टॉक की कॉस्ट भी आ जाएगी, और मैं उस कॉस्ट पर यूनिट से कंपैरिजन करके 20 रुपए सेल्स प्राइस पर यूनिट का मैं ये देख लूंगा कि रॉ मेटेरियल की वैल्यूएशन किस बेसिस पे होनी है। पाप लगेगा उसे जो दोबारा ध्यान से नहीं सुनेगा। मुझे पता है ढंग से नहीं सुना क्या कहा मैंने। पानी वानी पी लो पहले। मैं ये कह रहा हूँ भाई सारी बातें रुक गई आके किस चीज पर? कॉस्ट पे। किसकी कॉस्ट? ये फिनिश गुड्स की पर यूनिट की कॉस्ट। कैसे? एक तो मुझे कॉस्ट यहाँ पर चाहिए, पर यूनिट की कॉस्ट चाहिए ताकि मैं कॉस्ट निकाल सकूं फिनिश गुड्स की टोटल। नंबर दूसरी बात, अगर मुझे फिनिश गुड्स की कॉस्ट पता चल गई तो मैं ये देख लूंगा कि इसके पिताजी का हाल क्या है। यानी कि फिनिश गुड्स अगर लॉस जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सेल्स प्राइस 20 रुपए से कंपैरिजन करके, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन घूमेगा जी। चलिए जी, तो यानी कि अब मैं तभी बढ़ पाऊंगा कि जब मैं कॉस्ट निकाल लूंगा। जरा ये निकालते हैं फटाफट से वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट पर यूनिट फॉर फिनिश्ड गुड्स। बेटे आप लोग मुझसे अच्छे जानते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? मेरी हेल्प करेंगे इसमें कॉस्ट पर यूनिट निकालने में। ठीक है, ध्यान देना। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं जी। सबसे पहले बताओ बेटे कॉस्ट में क्या आएगा? बोलो। रॉ मटेरियल आएगा। चलिए जी रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। बताओ बेटे रॉ मटेरियल में जो क्वांटिटी है और जो अमाउंट है, हमें इसी का गेम करना है सारा का सारा। बेटे ओपनिंग में स्टॉक कितना था बताओ? रॉ मटेरियल का कितनी क्वांटिटी थी? 1100। बोलो हाँ भाई, हाँ या ना कुछ बोलो भाई जरूर। क्वेश्चन में हमें डाटा दे रखा है। ओपनिंग में इन्वेंट्री था रॉ मटेरियल का 1100 रुपए। कितने रुपए की अमाउंट थी इसकी? 11,000। पक्का? पक्का ना? यानी कि ये कितने का रेट था? क्वांटिटी रेट अमाउंट। मैं एक काम करता हूँ ना, इसका स्टोर लेजर बना दूं, स्टोर लेजर बना देता हूँ ताकि तुम्हें और ज्यादा आसानी हो। लो भाई और ज्यादा आसानी करते हैं तुम्हारे लिए। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्या कह रहे हो? क्वांटिटी, रेट और सर फिनिश्ड गुड्स का सर क्वांटिटी 1000 थी, 1100 नहीं थी। बेटे फिनिश गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट हम निकालेंगे कब? जब फिनिश गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ओवरहेड जो उसमें लगा। आओ जरा, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी कितने की थी? 1100। और बेटे 10 रुपए का रेट, तभी तो 11,000 की अमाउंट है। ओपनिंग में जो रॉ मटेरियल था हमारा, हम पहले निकालेंगे ना फिनिश गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट कितने की। कैसे निकालेंगे? सारी कॉस्ट को जोड़ लेंगे पर यूनिट की और कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल पे आता हूँ। ओपनिंग में स्टॉक था ये, फिर हमने परचेज किया। परचेज किया जी कितना? मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे? रॉ मटेरियल कंज्यूम जो हुआ वो कितने रुपए हुआ पर यूनिट, वो मेरी कॉस्ट है। अच्छा, परचेज कितने का किया जी हमने? बेटा मुझे बताते रहो प्लीज, साथ साथ में बोलते रहो। बोलने का मतलब है समझ के बात कर रहे हो। बताओ परचेज कितनी क्वांटिटी करी? 10,000। 10,000। शानू तुम नहीं बोल रही हो। कितने के रेट में? 1 लाख। सर 10।
अमाउंट 1 लाख है तो इसका मतलब है तो हाँ, रेट भी तो 10 रुपए का है। वहाँ भी 10 है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, टोटल कितनी क्वांटिटी हो गई थी हमारी 11,100। 11,100। 1,11,000 की अमाउंट है, पक्का। अब इसमें से क्या हुआ, हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया। बेटा कुछ ना बोले तो मैं फीफो या वेटेड एवरेज में से कोई भी एक लगाऊंगा। नॉर्मली मैं फीफो ही लगाऊंगा जब तक मुझे साफ साफ ना पता चले कि क्वांटिटी इस तरह की है कि वो सेग्रीगेट नहीं हो सकती है। तो फीफो के अकॉर्डिंग अब मैंने क्या किया, क्लोजिंग में जो रॉ मेटेरियल की मैंने बात की, रॉ मेटेरियल की कितनी क्वांटिटी बची हुई है 900। बोलो बेटे, रॉ मेटेरियल की जो Yes, sir. क्वांटिटी बची हुई है वो कितनी बची हुई है 900। ये तो 900। मुझे क्वेश्चन ने बता ही दिया। बेटे फीफो के अकॉर्डिंग कितने के कॉस्ट वाली वो रही होंगी, ऑफ कोर्स 10। फीफो लगा लो चाहे कुछ भी करा लो 10 ही आएगा, यानी कि 9,000 की कॉस्ट हमारी बच गई है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ बेटे रॉ मटेरियल कंजम्पशन की क्वांटिटी कितनी थी, बता सकते हो? 11 में से 9 गया, बचा दो, 10 का 10, 10,200। बेटे कितनी की कॉस्ट बची बताओ जरा, 11 में से 9 गए बचे तो 1,02,000। 1,02,000। 10 रुपए पर यूनिट की हमारी क्या है कॉस्ट, सबसे पहली बात, पक्का। आओ जी, तो हमारी जो पर यूनिट हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं यहाँ पर फिनिश गुड्स की, वो कैसे आएगी बेटे, पर यूनिट। हम रॉ मेटेरियल की और लेबर की और ओवरहेड्स की तीनों की पर यूनिट की कॉस्ट निकालते जा रहे हैं। 10 रुपए पर यूनिट हमारी आ गई, क्या आ गई, रॉ मेटेरियल की कॉस्ट। बेटे फिर हम इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे बताओ, लेबर। जरा बताना लेबर की कॉस्ट हमारी पर यूनिट क्या है जी, लेबर कॉस्ट। हाँ जी, लेबर की कॉस्ट है हमारी। बेटा देखो हमें क्या दे रखी है, 75,000 सॉरी 76,500 में दे रखी है, बोलो हाँ, पक्का। हमें नहीं बता रखा ये इनडायरेक्ट है क्या, तो मानेंगे हम डायरेक्ट है, यानी जितना हमारा प्रोडक्शन हुआ उसी पे ये लेबर खर्च हुई होगी। बोलो नॉर्मल और एबनॉर्मल तो कुछ है नहीं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, 10,200 जो क्वांटिटी है, जो हमारा आउटपुट है, उसी में ही तो लेबर हुई होगी जितना प्रोडक्शन हुआ। बेटे बताना जरा कितनी क्वांटिटी है, सॉरी रेट कितने का आया, बोलो जी। 76,500 7.5। 7.5। ओके जी, तो ये हमारी आई कैसे आया? भाई, प्रोडक्शन हुआ ना, जितना हमारा प्रोडक्शन हुआ इसका मतलब लेबर उसी पे लगी जो ऑलरेडी जो कंज्यूम्ड हुआ है। देखो जो कंज्यूम हुआ वो रॉ मेटेरियल कंज्यूम हुआ, मतलब मैं कह सकता हूँ प्रोसेस में इतने का इनपुट हुआ, बोलो हाँ। हाँ। ये हमारा प्रोसेस में रॉ मेटेरियल इशू हुआ कंजम्पशन के पर्पज से, और जितना प्रोसेस में इनपुट हुआ उतना ही मेरा फिनिश गुड्स भी निकल के आया, कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, बोलो हाँ। हाँ सर। पक्का, यही Yes, ये sir. क्या है, ये मेरा टोटल मशीनरी के अंदर इनपुट है, रॉ मेटेरियल इशू हुआ जो कंज्यूम हुआ, और मशीन से इतना ही मेरा प्रोडक्शन बाहर आया जो मेरे को नॉर्मल लॉस नहीं दे रखा। बेटे तुम लोग ज्यादा अच्छा जानते हो मुझसे, क्योंकि तुम लोग ताजा ताजा पढ़ रहे हो। तो कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं, यही हमारा फिनिश गुड्स का आउटपुट है। लेबर मेरी लगी होगी इसी पे लगी होगी जी। नेक्स्ट सी पॉइंट। अब अगली बात करता हूं जी, सी पॉइंट। सी है जी हमारा क्या, इनडायरेक्ट वाला खर्च, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स बेटा ये हमारे हो गए फिक्स ओवरहेड्स। ये कितने की है बेटा, अमाउंट कितने की है 75,000, और मुझे क्या निकालना है 75। बोलो, इसका रिकवरी रेट निकालना है। बताओ किससे करेंगे हम डिवाइड, 10,200। हायर से करेंगे, बोलो हाँ। हायर से करेंगे कि नहीं करेंगे सर, हायर किसका बताओ, हायर किसका होता है, हायर ऑफ या तो नॉर्मल, या एक्चुअल। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन। अब आप समझ पा रहे हो कि मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आता सबको है, एएस पर कर हर कोई नहीं पाता। बेटा बोलो कितने का नॉर्मल, मैं कह सकता हूं 15,000 का हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 15,000 हमारे लिए नॉर्मल प्रोडक्शन है साल भर का, जो कैपेसिटी है हमारी।
और जो एक्चुअल प्रोडक्शन है समय बताएगा, समय कह रहा है मैं बताऊंगा सर, मेरे से नहीं पूछा आपने, 10 बोलो भाई 200 समय। सर शानू तुम बताना है? बताओ, मैं ये कह रहा हूँ एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है हमारा। सर 10 200 10,200। वेरी गुड, 10,200। 5 रुपीज आ गया। डिवाइड किससे करेंगे बताओ, हायर कौन है बोलो, 15,000। सर ये 10-200 तो रॉ मटेरियल का है ना, फिनिश गुड्स का थोड़ी ना। चलो आओ, तुम्हारी बात मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, बताओ रो, ये देखो देखो ध्यान से, पता है ये सब चीजें ना कॉस्टिंग और इधर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें साथ साथ पढ़ लिया उसके मजे आ गए। देखो ये क्या है फैक्ट्री, और मैं ना फाउंडेशन में जो क्लास ले रहा हूँ मैं वो सारी लिंक के साथ में इसीलिए बना रहा हूँ साथ साथ में, क्योंकि बेसिक से ही बच्चा ना एकदम सारी चीजें। बताओ फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल की जगह, फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड। फिर असली वाली फैक्ट्री, रियल फैक्ट्री जो है प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे जी मशीनें लगी हुई हैं, धनाधन धनाधन प्रोडक्शन चल रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं कि धुएं उठ रहे हैं। मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, ये धुआं बाहर जा रहा है, ये फैक्ट्री का काम यहाँ पर है। यहाँ के लिए एक चैप्टर बना है आपका स्टोर लेजर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में जो पढ़ते हो ना आप लोग, स्टोर लेजर जिसको आप बोलते हो बिन कार्ड लगाते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए बनता है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसको हम लोग ढंग से बनाते भी नहीं है जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है निकल के, क्या आती है बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर आती है। और फिर आता है यहाँ पर क्या हमारा स्टोर, सॉरी गोडाउन, क्या बोलते हैं इसको, शॉप स्टॉक या फिर गोडाउन, इसको बल्कि गोडाउन वर्ड बोलो। क्या आएगा बेटे, गोडाउन, जहां पे कौन रहता है बताओ, यहाँ पे रहता है जी फिनिश्ड गुड्स। क्या रहता है, फिनिश्ड गुड्स। और इसके लिए बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, आपने बना रखा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यहाँ से क्या करते थे आप लोग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यानी कि प्रोडक्शन अकाउंट यानी कि फैक्ट्री अकाउंट से कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर को लेके जाते थे कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर सेल यहाँ पे लिखते थे, फिर जीपी आता था वगैरह वगैरह। रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का सारा हिसाब किताब इकट्ठा होता था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूँ वो क्या है बताओ, रॉ मटेरियल यहाँ से कितना मशीन में डाला, हमें निकल के आया ना 10,200 डाला, बोलो पक्का, इशू कितना किया, 10,200 किया। क्वेश्चन में देखो ओपनिंग में कितना था, कितना परचेज, कितना क्लोजिंग, यानी बाकी मशीनरी में डाल दिया, रॉ मटेरियल 10,200 डाला पक्का। अब ये बताओ हाँ सर। आउटपुट कितना निकला, इसका फिनिश गुड्स कितना बना, भाई इसमें कोई नॉर्मल लॉस दे ही नहीं रखा, यानी कि आउटपुट भी हमारा 10,200 है। मतलब सर इसका assumption basis हो गई। भाई अरे अजम्पशन क्या है इसमें, तो बिल्कुल क्लियर है, जब नॉर्मल लॉस नहीं दे रखा, जब एबनॉर्मल लॉस भी नहीं दे रखा, यानी कि सारा का सारा फिनिश गुड्स बना, कोई क्वांटिटी हमारी कम नहीं हुई, ठीक है ना। हाँ इसका मतलब जितनी क्वांटिटी डालते हैं उतना ही हमारा फिनिश गुड्स निकल के आता है। मैंने कहा ना आपसे, मैं आपसे यहाँ पे थोड़ी सी बात कॉस्टिंग की करूंगा। लो जी, ठीक है। तो वापस आता हूं मैं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटे, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, हमारी मटेरियल की कॉस्ट हमने पर यूनिट की निकाली, फिनिश गुड्स में पर यूनिट हम भाई क्वांटिटी 10,200 से डिवाइड करेंगे ना, बाद में हम 1,02,000 को जोड़े, फिर 76,500 को जोड़े, हम क्या करेंगे, हम पर यूनिट की कॉस्ट निकालते चल रहे हैं साथ साथ में। नेक्स्ट इधर प्रोडक्शन ओवरहेड क्या आएगा, रिकवरी रेट आएगा। यहाँ पर रिकवरी रेट के लिए किससे डिवाइड करेंगे, हायर से, और हायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट कितने का आएगा बोलो, 5 रुपए पर यूनिट का आएगा। बोलो भाई बात क्लियर है कि नहीं, पहले मुझे इतनी सी बात बता दो पहले, बहुत ही सिंपल बात कर रहा हूँ। जी सर क्लियर है। हाँ, और सच्ची बताऊं वाकई में मेरे को कॉस्टिंग आता थोड़ा है, मैं तो सिर्फ आप ही की बात कर रहा हूँ। बताओ बेटे, पर यूनिट जो फिनिश गुड्स हमारी बनी, पर यूनिट जो हमारी फिनिश गुड्स बनी, उसकी कॉस्ट कितने की है, इन सबको जोड़ लेंगे, 5 और 7.5 और 10, यानी बेटे 22.5 रुपए की हमारी है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितने की बेटे, 22.5 रुपए की, पक्का।
तो मैं आ गया वापस, कहाँ पे आ गया जी, अपने मेन आंसर पर। भाई हमारी कॉस्ट पर यूनिट हमें पता चल गई, बस बात खत्म। कॉस्ट पर यूनिट है हमारी 22.5 रुपए की। बेटे कितनी क्वांटिटी है फिनिश गुड्स की? 1200। अब समझे क्वेश्चन क्यों निकलवाने जरूरी है, और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। बेटे कॉस्ट कितने की है? 27,000 की। एनआरबी कितने की है बोलो सर, हम क्यों बताएं? बताओ भाई कितने की है एनआरबी? ऐसे सोच रहे पता नहीं कितना बड़ा अजीब सा। बेटे सामने लिखी तो है 24,000, दोनों में से कम क्या है बताओ? 24,000। 24। हमारा ये वैल्यूएशन ऐसे हुआ AS2 के टू, ध्यान से करना। अब रॉ मेटेरियल का वैल्यूएशन पहले मैं तुम पे छोड़ता हूं, देखिए बच्चे कर लेंगे क्या, कर सकते हैं वैसे। देखिए जी कौन सा बच्चा है सबसे होशियार जो रॉ मेटेरियल की वैल्यू मुझे बताएगा निकाल। क्वेश्चन में हमें रॉ मेटेरियल के बारे में भी काफी कुछ दे रखा है। बहुत देर में जाके मौसम सा बना, वरना मन नहीं लग रहा था आज तो। इतनी तेजी तेजी भागा भागा आया, मैंने कहा लो क्लास छूट जाएगी नहीं तो। सर रॉ मटेरियल की वैल्यू ऑफ कॉस्ट करना चाहिए। बोलो बोलो, घबराते क्यों बेटे? गलत ही तो होगा बाबू, ज्यादा से ज्यादा ये बताओ, तुम परेशान क्यों होते हो? बोला करो तुम सर लोग। कॉस्ट, हाँ बताओ क्यों? सर क्योंकि ये ज्यादा पे हो रहा है ना। हाँ नहीं हाँ बोलो। ज्यादा पे नहीं। नहीं सर, गलत हाँ है, मतलब हाँ कॉस्ट नहीं ज्यादा है हमारी, सेलिंग प्राइस कम है, तो ये रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ। शानू 900 एक आंसर दिया करो, एक ही चीज को पहले मना कर दो, फिर हाँ आराम से सोचो और सर फटाक से आंसर दो। 8,550 होना चाहिए। कितना? सर 8,550। प्रिंस कह रहा है सर मेरे से तो पूछते ही नहीं आप। बताओ भाई प्रिंस, तुम्हारे से पूछता हूँ, चलो जाओ तुम भी याद रखो, तुम कह रहे थे ना। सर पता तो नहीं चल रहा इसमें तो मुझे। समय, रॉ मेटेरियल की वैल्यू बताओ। अभी तो कॉस्ट ही बता पाऊंगा। सर मेरी तो 8,550 होनी चाहिए। फटाफट से प्रोविजन रिवाइज करो, मैंने हर क्लास में 2 रिवीजन मिनट कराया है। सर, नहीं वो तो समझ आ गया इसमें। बताओ पहले मुझे ना, फिनिश गुड जो है वो लॉस जनरेट हो रहा प्रोविजन है। बताओ, प्रोविजन बताओ पहले। कि 2 टाइप्स होते थे, फिक्स्ड कॉस्ट इज जनरेटिंग लॉस या फिनिश गुड्स इज जनरेटिंग प्रॉफिट। तो लॉस वाले में तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी होता था रॉ मटेरियल में, और प्रॉफिट वाले में कॉस्ट पे ही। चलो एनआरबी नहीं, रिप्लेसमेंट प्राइस होता था, ये बात मिलके तो तुम जो सारा यहाँ पेपर पे सोल्व कर लोगे, 9.5 है। मिलके तो जॉइंट वेंचर में तो तुम सारा पेपर सोल्व कर लोगे हैं। एक बात उसने बता दी, दूसरा ने दूसरी बात। जरा याद करो, अभी मैं आते ही रिवाइज कराया था मैंने, जिस टाइम सबने वीडियो बंद कर ली थी, और इसीलिए रिवाइज कराता हूँ। क्वेश्चन में कुछ नया आना नहीं। जरा देखो मुझे ये बताओ, फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट कितने की है, ये बताओ जल्दी से। अभी तो निकाली 22.5। 22.5। और बताओ फिनिश गुड्स कितने पे बिकेगा? समय 20 बताएगा, पे। रुको समय को बताने दो, बोलो समय। और शानू तुम बताओ, शानू और समय बताएंगे फिनिश गुड्स कितने सर पे ये बिकेगा। 20 रुपए पे। अब मुझे बताएगी शानू। शानू बताओ फिनिश गुड्स लॉस पे बिकेगा क्या, या जी कॉस्ट से सर, ज्यादा पे बिकेगा? जी सर। सर बताओ लॉस भाई, पे। पक्का पे। समय? हाँ सर। ठीक है प्रिंस, सही कह रहे हैं ये दोनों, ठीक है। हाँ सर। हाँ मैं प्रिंस समझ गया था, मैं इसलिए प्रिंस से नहीं पूछा था। बेटे कॉस्ट या उससे ज्यादा पे अगर बिक रहा है तो रॉ मेटेरियल कितने पे वैल्यूएशन होता है, किस पे वैल्यूएशन होता है? शानू बताएगी, कोई नहीं बताएगा, रुको मेरे को हर बच्चे को सर क्या? पता है। मैंने कहा है
यहाँ फिनिश गुड्स किस पे बिक रहा है, कॉस्ट या उससे ज्यादा पे बिक रहा है या उससे कम पे बिक रहा है, मुझे ये बता दो। सर ये उससे कम पे बिक रहा है। अब समय बताना जरा, कितने पे वैल्यूएशन होगा रॉ मटेरियल, कॉस्ट पे या रिप्लेसमेंट प्राइस पे या विचएवर लेस पे? सर रॉ मटेरियल का वैल्यू करते समय आप फिनिश्ड गुड्स को क्यों देख रहे हैं? आओ सर जी, मुझे नहीं समझ में आ गया था, मैं मारो फिर बीच में मारो स्टार्टिंग में मारो घूम पकड़ गई के, थोड़ी मारो सी। मारो शैतान को, इसको खूब मारो, इसको पकड़ के धुलाई करो प्रिंस इसकी भैया, बढ़िया से। आज इतना पकाया मैंने, इतना पकाया, ये तुम्हें भी पकवा रहा है। अब देखो दोबारा से, देखो इधर प्रिंस, इधर देखो। अच्छा वो पिताजी वाला। देखो ये एकदम इसने बता दिया। बताओ रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे डिपेंड करता है? फिनिश्ड गुड्स पे। फिनिश गुड्स के ऊपर। और फिनिश गुड्स में यहाँ पर ये बताओ बेटे, कॉस्ट कितने की आई थी हमारी इस क्वेश्चन में, जल्दी बताओ। ओके 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 समझ गया, समझ हाँ, गया। कॉस्ट है 22.5 रुपए कॉस्ट है 22.5 और और एक्चुअल सेल्स में बिक रही है प्राइस वो 20 पे। 20 रुपए। तो अब बताएगी कौन? शानू। शानू बताओ बेटे, ये कौन से वाला केस बना, केस ए या केस बी? ए। सर ए, सर ए बना सर। समय सब पक्का? समझ में आ गया था ये। हाँ, वेरी गुड। तो बताओ बेटे किस पे वैल्यूएशन होगा रॉ मटेरियल का? सर ये होगा कॉस्ट और रिप्लेसमेंट विच एवर इज लोअर। अब रुक जाओ, सर रुक जाओ। रिप्लेसमेंट प्राइस अब पे मुझे होगा बताओ ये। कॉस्ट कितने की है यहाँ पर रॉ मटेरियल की इस क्वेश्चन में? सर कॉस्ट है सर वो 10 ये रुपीज 10 10। रुपए। और रिप्लेसमेंट प्राइस? हाँ सर 9.5। रिप्लेसमेंट प्राइस 9.6 आई थी। 9.50। जी सर, बताओ दोनों में से कम 8,550 क्या आ है? गया। 9.5। 9.5। देख रहे हो क्यों मैं पका रहा था इन सब चीजों को? ये सर बोलेगा वो फिर थोड़ी स्टार्टिंग देर में में चुप थोड़ा हो सा हो जाएगा। गया। नहीं, वो होता क्या है, जब मैं आता हूँ शुरू हो जाता हूँ ना, कहते हैं थोड़ी देर से बोलने दे तो फिर हम बोलेंगे। पता नहीं क्या बोलता रहता है बैठ के। बेटे मैं रिवाइज कराता रहता हूँ वही चीजें, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार यही चीज, जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना तुम्हारे क्वेश्चन में इंप्लीकेशन आसान हो जाएगी। आइए जरा, तो रॉ मटेरियल के लिए यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे ये एग्जाम में? बोलो कैसे लिखोगे एग्जाम में? अब तुम्हें आता तो है। सर लिखेंगे हाँ। नहीं सुनो, हम भी तुम्हारे, ये बढ़िया लगा मेरे को। मैं ये कह रहा हूँ, देखो सुनो मेरी बात को समझो। प्रेजेंटेशन हाले दिल बयां करना होता है, और मेरा तरीका अलग रहता है, तुम्हारा तरीका अलग रहता है। बेटे कितने अच्छे से कोई बात बता सकते हैं आप, कोशिश तो करो। कैसे आप बता पाओगे? मान लिया कल को कोई नई चीज आ गई है ना, वो स्किल अपने अंदर लेके आने कि हम ये इसमें प्रेजेंटेशन कर पाए। आता सबको है, ध्यान रखना, कोई ऐसा नहीं है बच्चे जिसको ये ढंग से ना आता हो, लेकिन वो बता नहीं पाता बस। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप कोशिश तो करो। सीधा ऐसे लिख देंगे रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट फिनिश गुड, मतलब उसको सर हम देख के लिखेंगे फिनिश गुड सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट। सर ये लिखेंगे हम। हाँ वेरी गुड बेटा, ये होना In चाहिए this शामिल। case, according to this case, raw material generated loss due to this reason. We considered, मतलब we considered क्या था? आओ जरा, Replacement ने तो price महाभारत or बता दी। cost whichever is lower. फिर उसमें amount Very लिख good. के सर हम सिंपल सा लिख लेंगे देखो कि सुनो, फिनिश सुनो गुड मेरी सेलिंग बात। प्राइस लेस देन कॉस्ट, हेंस रॉ मेरी- मटेरियल इज टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ बहुत कॉस्ट बढ़िया, एंड पता है प्लेस और रिप्लेसमेंट प्राइस। अब वर्डिंग तुम्हारे जो भी हो, मुझे पता है तुम सही लिख के आओगे, लेकिन अप्रोच तुम में आ गई, बस ये मेरे लिए मैटर करती है। कैसे? तुमने ये नहीं कहा विच एवर लेस, तुमने अप्रोच वाली ली। सिंस फिनिश गुड्स इज बीइंग सोल्ड लेस देन कॉस्ट, समझ रहे मेरी बात? हेंस रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस। बेटे वर्डिंग कोई भी हो, अप्रोच तुम्हारे अंदर डालनी थी, वही मेरे को चाहिए था। तुमने शुरुआत वहीं से की, ये अच्छा लगा। देखो अब तुम कोई भी लैंग्वेज अपनी मर्जी से लिखो, मैं भी अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। तुम्हें मेरी अच्छी लैंग्वेज लगे तो ये लिख लेना, वरना इसमें और ज्यादा डेवलप करना। जो तुम इससे आगे जाओगे, जो मैं लिखूंगा वहां से तुम सीखना शुरू करोगे, ध्यान रखना। वो नहीं जो मैं लिखा रहा हूँ सिर्फ उसी को लिखते रहोगे तो फिर वहीं तक रुकेगी गाड़ी, वरना सीखना है तो उससे आगे सीखोगे। तो अपने वर्ड्स बनाओ तो बढ़िया रहेगा। आओ जी, मैं तो अपनी बात लिखता हूँ। सिंस फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट इज 22.50 है ना, यही है ना, एंड ऊपर देख लेता हूं, हाँ, एंड सेल्स प्राइस। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के सोचना है कि तुम ऑडिट रिपोर्ट छाप रहे हो, वहां बैलेंस शीट में लिख रहे हो
प्रेजेंटेबल बना रहे हो चीजों को, जो सीधा इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाएंगे, जो सीधा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाएंगे, तब तुम्हें एएस आएगा। वरना तुम भी क्वेश्चन करोगे बस जैसे सब लोग करते हैं, और वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाते फिर एग्जाम में जाके। यहां से तुम्हारी सोच आगे बढ़ेगी तो एएस में कमांड आएगी। इंड एएस में जरा सा डिफरेंस है बस। आओ जी। सिंस फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट इज 22.50 एंड सेल्स प्राइस इज 20 rupees, hence it is clear that finished goods is being sold at less than cost. So here raw material is to be valued at lower of cost or replacement price. जितना प्रेजेंटेबल बनाओगे उतना ज्यादा नंबर खींचोगे, ध्यान रखना। एएस कभी मुश्किल नहीं आते, लेकिन जाते मुश्किल है। नंबर एक, कोस्ट कितनी है बेटे? यूनिट है हमारी 900 केजी है, ये क्या है ये? हाँ 900 केजी। कोस्ट है हमारी 10 रुपीज पर केजी। पता चला बच्चों ने यहाँ पे क्या चिपका दिया? 22 चिपका दिया, क्योंकि उनके मन में कोस्ट घूमता रहा और उन्होंने कोस्ट चिपका दी यहाँ पे किसकी? फिनिश गुड्स। ये मत कर देना। ये कोस्ट है किसकी? रॉ मटेरियल, क्योंकि वैल्यूएशन किसकी कर रहे हैं हम? रॉ मटेरियल की। बच्चे की गलती ये होती है। तो कोस्ट है हमारी कितनी? 9000। और नंबर 2 रिप्लेसमेंट प्राइस 900 केजी मल्टीप्लाइड बाई, आज खरीदेंगे तो भाई कितने का आएगा? 9.50 रुपीज पर केजी। $8,550, whichever is less। बेटा 8,550। याद करोगे कि सर ने एएस कराए थे, क्योंकि बेटे ये जो चीज है ना, ये जिंदगी भर काम आएगी तुम्हारे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह से ही हमारे इंड एएस है। 8550 प्लस 24,000, भाई कितने की होगी वैल्यू? यहाँ पर जो वैल्यू है ये कितने की? 32,550 इन्वेंट्री वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ नेक्स्ट वाला एग्जांपल, ठीक है? अभी क्लास ओवर करूंगा। अच्छा ये बताओ, आज हम लोग एक और क्लास कर सकते हैं क्या शाम को 6 बजे? आज तो कोई क्लास नहीं होगी ना तुम्हारी? नहीं सर, है सर है। अच्छा है, अच्छा चलो 5 to 6। 5 to 6 है, मतलब 6 के बाद में? नहीं 5 to 7 7 7 7 सॉरी अच्छा सर। 5 to 7, चलो 7 बजे रख लेंगे आज। और 7 के बाद मटकी फोड़नी है सर। ओहो हाँ, चलो 7 बजे के बाद मटकी फोड़ दी। चलो तो एग्जांपल नंबर 10 में तुम्हें घर से करने के लिए दे रहा हूँ, जो मुझे पता है कि पूरा यकीन है तुम नहीं लाओगे, पर फिर भी मैं दूंगा। सर नोट तो करा दो। हाँ मैं नोट करा रहा हूँ। सर आप पहले कह रहे थे कि सुबह ही ले लोगे, तो सुबह अरे ही ले वो लीजिए। सुबह एक्चुअली क्या है, सुबह फाउंडेशन की क्लास चल रही है इको की, और इसी तो सर उन्हें उठा के इधर डाल दीजिए। मैं बात करूंगा उनसे, अगर टाइम चेंज होगा तो जरूर कर लूंगा, जरूर कर लूंगा। सुबह में देखिए पता है सुबह जो अकाउंट्स बढ़िया पढ़ने का रहता मजा आता था ना, हाँ समय बांध देते थे। वही तो, सुबह की बात ही अलग होती है। 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021। लो भाई क्या है यहाँ पर? यहाँ पर रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है
क्वेश्चन ने हमें बता रखा है, और ये बता रखा है एक तो जी क्वांटिटी हमें बता रखी है इसकी कितनी है 1 kg। नंबर 2 कॉस्ट हमें बता रखी है कितनी 100 रुपीज पर kg। नंबर 3 रिप्लेसमेंट प्राइस 75 रुपीज पर kg। बेटे हमें यहां पर दे रखी है कन्वर्जन कॉस्ट 125 रुपीज पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, डिसाइड whether to make the product or not। मतलब बेटे क्वेश्चन भले हमारे पास में आ गया हो लेकिन ये इसका था ही नहीं, ये डिसीजन मेकिंग का है। आप लोग कोस्टिंग एफएम में पढ़ते होंगे डिसीजन मेकिंग, कि डिसाइड कीजिए कि प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए। इफ किस केस में, इफ सेल्स प्राइस पर यूनिट of finished goods is equal to case A 175 rupees per unit of finished goods। अगर फिनिश गुड्स बिकता है 175 रुपए में पर केजी में, और बी केस अगर बिकता है 225 रुपए पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, एक एक क्वेश्चन, मतलब तसल्ली से एकदम, और एग्जाम में छपा छपाया मिलेगा। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ है ऊपर वाले ने इतने रखी है कि फिगर भी सेम आए, पर फिगर तो खैर मैं नहीं कमेंट करूंगा, लेकिन हाँ 2 बार क्या कह रहे हो, ऊपर वाले ने इतनी दुआ रखी है जी। क्या कह रहे हो आप, ऊपर वाले ने इतनी दुआ रखी है, एक आध बार तो छपा हुआ मिला। 2 बार तो फिगर भी सेम आई है, और बताओ क्लास में लिखे हुए अभी भी सेम आता है, बस फिगर अलग आती है। चलिए तो मैं क्लास यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, बाय बाय।